और सबकी यही उम्मीद है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए। बिल्कुल और सरकारी नौकरी सरकार कितनों को देगी, बिल्कुल सही इतनी जॉब नहीं है। आपका आधुनिक युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। हाँ एक कंप्यूटर जब नहीं था तो कितने लोगों को मिलती है, जब से कंप्यूटर आया, टेक्नोलॉजी आई, तो कितने लोगों की जॉब चली। कि कोई चीज़ एक पॉपुलर पब्लिसिटी होती है, उसके पीछे हम लग जाते हैं, आंख मूंद के लग जाते हैं। जो हमें टीवी मीडिया में दिख जाता है, बिल्कुल, हम उसके उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तो जब भागने लगते हैं तो पीछे की जो हमारी कल्चर है वो हमारी लुप्त हो जाती है, वो छूटती जा और रही है। आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आने वाले 10 साल में ये चीज़ें आपकी धीरे धीरे बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। नमस्कार, अभी हम हैं प्रवीण कुमार तिवारी जी के साथ, और जो मेरे हाथ में आप ये हैंडलूम देख रहे हैं, ये इनका बनाया हुआ है। मैं इसको छू के बता सकता हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है, आपको इसे फील करना होगा। और ये बनाया हुआ है इन्होंने अपने जुनून से, मैं जुनून ही कहूँगा। 2010-11 का बना हुआ है। और ये 2010 का बना हुआ है, और आज भी बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। आज हम प्रवीण जी से मिलने आए हैं ताकि हम उनसे बात कर सकें हैंडलूम के बारे में, कि कैसे एक धागा एक कपड़े का रूप लेता है और वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ जाता है, हमारी यादों में बुन जाता है। तो प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार जी। संवाद के मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया और आपसे मुलाकात ही बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। हम लोग आज आपकी जर्नी के बारे में जानने आए हैं। जी तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा जी कि आप खुद अपनी जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई, ये आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, फैब्रिक और ये हैंडलूम, इसके लिए अपनी जर्नी के बारे में हम बताएं। असल में मैं मतलब एक टीचर परिवार से, टीचिंग मतलब मेरे फादर टीचर, अच्छा। और मेरी मदर तो खैर हाउस वाइफ थी, लेकिन मेरे फादर इसी आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर थे दिल्ली सरकार के अधीन। अच्छा। और ये आए थे दिल्ली के अंदर 1967 से। ओके। दिल्ली सरकार में इन्होंने जॉब शुरू की। हाँ। और 2003 तक वो दिल्ली सरकार के अधीन काम करते रहे। तो मैं भी कोई ज़्यादा अच्छे मतलब सरकारी स्कूल का ही पढ़ा हुआ हूँ जी। तो मैं ज़्यादा कोई हाई फाई जिसे कहते हैं कि साइंस का या आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं, नॉर्मल एजुकेशन में रहा उसी से। तो मेरे फादर, मैं जब 12th पास की तो मेरे फादर को थोड़ा लगा कि भाई अब इसका क्या भविष्य है, हाँ। ये साइंस का नहीं, आर्ट्स का नहीं, तो क्या क्या तो फिर उनके दिमाग में आया कि भाई इसको स्किल सिखाओ। तो जबकि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में देशबंधु कॉलेज में फर्स्ट ईयर कॉलेज में मैंने पेपर भी दिया, पास भी हुआ, लेकिन सेकंड ईयर में ही मेरे फादर ने मुझे बैक करा दिया। क्यों? ये क्या कहानी हुई? तो उन्होंने कहा कि आगे जो आने वाला समय है, आगे जो डिमांड है स्किल की है। और मैं भी उस समय समझा कि मैंने ग्रेजुएशन बीच में छोड़ के मैं यहाँ कहाँ पर हूँ। तो फिर मुझे इन्होंने इसमें डाला। तो सबसे पहले मुझे टेक्सटाइल का कोर्स कराया। अच्छा। दिल्ली के अंदर। ओके। तो वो सर्टिफिकेट कोर्सेज मैंने किए। फिर इसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया ATI CTI इंस्ट्रक्टर कोर्स सुपरवाइजर के लिए। ओके। फिर मैं वहाँ से किया। तो फादर ने कहा कि ये कोर्स ऐसा है, एक स्किल ऐसी है कि आप सरकारी नौकरी से मतलब एक बार रिटायर हो जाओगे तो आपके पास कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से इसमें रिटायरमेंट की उम्र नहीं, इसमें कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं। मैं तो अभी भी देख रहा हूँ आपको रिटायर हुए आई थिंक कुछ समय हो भी गया है, 2-3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आप मुझे उतने ही अभी भी उतने ही एक्टिव दिख रहे हैं। जब भी मैं आपको फ़ोन करता हूँ या आपसे मिलने के लिए समय मांगता हूँ तो कहीं ना कहीं आप व्यस्त ही मिलते हैं मुझे। तो और मैं तो मेरा तो ये है कि मैं यही नहीं रुका हूँ। मैं सरकारी स्कूल में टीचर भी रहा। अच्छा। उसके बाद मतलब वहाँ भी मैंने 35-36 साल पढ़ाया एक स्कूल में जहाँ मैं, और सबसे बड़ी खूबी ये कि मेरे जहाँ फादर मेरे टीचर थे, वहीं पर मैं भी टीचर रहा। अरे वाह। वो भी वहीं ज्वाइन किया, वहीं रिटायर हुए, मैं भी वहीं ज्वाइन किया, वहीं रिटायर हुआ, उसी फील्ड में, सेम स्कूल में। तो ये हमारी अगर देखा जाए तो 70 साल की जर्नी हम मतलब पिताजी और बेटे की एक साथ, मतलब एक ये जर्नी पिता से बेटे तक चलती हुई जर्नी है। तो और क्या, इसमें मेरा एक ही ये था, जुनून था कि अपना पूरा कैरियर जिसे कहते हैं कि तपस्या के साथ मैंने इसको पूरा किया। बिल्कुल। अभी हम लोगों ने ये देखा, मैं साथ में उसके क्लिप्स भी लगाऊंगा, कि जो प्रवीण जी ने अभी बताया उसको वो कैसे जीते हैं, कैसी मशीन्स उन्होंने ईजाद की हैं, और कैसे वो कितनी सुकून के साथ उस पर बैठ के अपनी इस कला को एंजॉय करते हैं। और ये तपस्या ही है, क्योंकि अगर हम अपने लेवल पे इसको करने की सोचें तो मुझे लग रहा है हम लोग 10 मिनट भी नहीं कर पाएंगे ये चीज़, और मुझे लग रहा है आप अभी घंटों ये चीज़ एक साथ बैठ के तो अभी भी देखो 7 बज रहा होगा, लेकिन मैं 11 बजे तक बैठूंगा, 10-11 बजे।
ये सही में तपस्या है दोस्तों। मतलब सुबह गया हुआ हूँ, सुबह निकल गया हूँ 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे निकला हूँ, फिर भी उतनी एनर्जी है। एनर्जी है, राइट राइट राइट। प्रवीण जी, अगला सवाल मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी जो युवा है, अभी हमारा ये हथकरघा दिवस आ भी रहा है, ये हैंडलूम डे जिसको बोल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि कैसे इस कला को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, या इसको हम एक बिजनेस ना बना के अगर कला के रूप में ले जाएं तो क्या वो बेहतर होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आजकल की जनरेशन है, तो हम लोग सब उम्मीद कर रहे हैं, हम कम से कम 140 करोड़ की आबादी की भारत में रहते हैं, हाँ, और सबकी यही उम्मीद है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए। बिल्कुल और सरकारी नौकरी सरकार कितनों को देगी? बिल्कुल सही इतनी बात। जॉब नहीं है। आपका आधुनिक युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। हाँ, एक कंप्यूटर जब नहीं था तो कितने लोगों को मिलती है, जब से कंप्यूटर आया, टेक्नोलॉजी आई, तो कितने लोगों की जॉब चली गई। बिल्कुल। लेकिन अब जो युवा है तो वो व्हाइट कॉलर जॉब है, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, चाहे एचआर, किसी का भी सरकारी नौकरी, वो व्हाइट कॉलर। ये एक ऐसा फील्ड है कि इसमें आपकी रिटायरमेंट की उम्र नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पैसा कम है, लेकिन कहते हैं कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आप फल पाएंगे। और इसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी स्टार्टअप खोले हैं। बिल्कुल। तो मुझसे भी लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं अपनी इसको बिजनेस में लेके आते हैं। मैं कहा मेरे को नीड नहीं है, आप इसको कला की तरह ही जीना कला चाहते की हैं। तरह ही जीना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को, जो भी मेरी बच्ची खुशी ज़िंदगी जो भी है, उसको मैं ताने बाने के एक-एक धागे के साथ अपने को पिरोना चाहता हूँ। बहुत सुंदर बात कही आपने कि हमें अपनी ज़रूरतों को देखकर अपनी कला को, ज़रूरी नहीं हम बिज़नेस में कन्वर्ट करें, कला को कला की तरह जीना। ये प्रवीण सर ने हमें बड़े सरल शब्दों में समझा दिया कि कला को कला की तरह ही जी सकते हैं। बहुत सुंदर आपने बात कही। और अभी युवाओं में जैसे एक और डर भी आ रहा है कि एआई आएगा तो जो अभी जॉब्स हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो अगर युवा कला की तरह इन चीज़ों से जुड़े तो शायद अभी जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है समाज में, जो है मानसिक अवसाद, आई मीन जो मेंटल हेल्थ जिसको बोलते हैं, कि मेंटल हेल्थ लोगों की डिस्टर्ब होती जा रही है। लोग डर रहे हैं कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। तो आप इस पे कैसे लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या कैसे उसको पॉजिटिव साइड रख सकते हैं, नेगेटिव ना जाए? वो यही मुझे भी थोड़ा अंदेशा हो रहा है कि आने वाला जो फ्यूचर है युवाओं का, खासकर अपने भारतीय युवाओं का, क्योंकि हम लोग अब जिसे कहना नहीं चाहिए कि मेहनत कम करना चाह रहे हैं। मेहनत कम करना चाह रहे हैं। सब व्हाइट कॉलर, जब टेबल कुर्सी फैन एसी ये और गाड़ी ये सब, हाँ, जबकि हमको ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा, हमें पुरानी परिपाटी में फिर लौटना पड़ेगा। बिल्कुल। और क्योंकि वहाँ अब जहाँ ये एआई की प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर आबादी कम है। हाँ, हमारे यहाँ तो 140 करोड़ की वहाँ वो जरूरत है उनकी जरूरत है, हमारे यहाँ जरूरत नहीं है एआई। हमारी जरूरत नहीं है। तो अभी और हमारे को सब्ज बाग दिखाया जाएगा वेस्टर्न कल्चर की तरफ कि इसमें जोड़ो इसमें जोड़ो, तो सारे सारे हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल गया कि कोई चीज़ एक पॉपुलर पब्लिसिटी होती है उसके पीछे हम लग जाते हैं, आँख मूंद के लग जाते हैं, जो हमें टीवी मीडिया में दिख जाता है, बिल्कुल हम उसके पीछे भागने लगते हैं। तो जब भागने लगते हैं तो पीछे की जो हमारी कल्चर है वो हमारी लुप्त हो जाती है, वो छूटती जा रही है। आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आने वाले 10 साल में ये चीज़ें आपकी धीरे से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए। नहीं, मुझे लगता है कि आपके बहुत से युवा, आपके फॉलोअर्स हैं जी, वो आपकी इस परिपाटी को आगे लेके जाएंगे। बहुत लोग आपसे सीख भी रहे हैं। मुझे लगता है आप अभी भी कई जगह पे अपनी शिक्षाएं दे रहे हैं। जी, मैं ऐसे में कम से कम 5 यूनिवर्सिटी और कई स्कूल्स, और अभी समर वेकेशन था तो वहाँ भी मैंने वर्कशॉप की, और कई जो FDDI जो फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट नोएडा में है, तो उनके स्टाफ को मैंने ट्रेंड किया, 5 दिन की वर्कशॉप ली। अच्छा। इसके बाद IMS दिया, वहाँ भी मैंने ट्रेंड किया, बच्चों को ट्रेनिंग देकर आया। तो ऐसे वर्ल्ड स्कूल ऑफ डिजाइन सोनीपत, वहाँ भी मैंने इनको मतलब ट्रेंड किया, वहाँ पे एज ए विजिटिंग भी हूँ उनके यहाँ। अच्छा। और अभी एक नया सेंटर और खोल रहे हैं, क्रिएटिव सेंटर, क्रिएटिव ग्रुप। ओके। तो वो इसी पर्पस के लिए कि जो डिग्री डिप्लोमा कर लेते हैं लेकिन उनके पास स्किल नहीं होती, तो अब वो फिनिश स्किल के नाम पर वो कॉलेज चला रहे हैं। तो आप 6 महीने वहाँ ट्रेनिंग कीजिए और आपको जॉब भी ऑफर करेंगे। बहुत सुंदर। तो ये कहाँ पर होगा? ये छतरपुर में हरगोविंद नगर के पास है। अच्छा, ये आपका ग्रुप है। अगर किसी को इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो प्रवीण जी का नंबर हम शेयर भी करेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है एआई से जीतने का यही तरीका है कि हम कोई ऐसी स्किल सीखें जो एआई नहीं कर सकता। इसके धागों में जो बुना हुआ प्रेम या एक तरीके से अपनापन कह लीजिए, एआई से आप वो नहीं ला सकते। एआई से आप चीज़ें बनवा सकते हैं, एआई से आप कोड जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बात काम करने की चीज़ है या कला को जीने की चीज़ है, एंजॉय करने की चीज़ है, एआई आपकी जगह पे एंजॉय नहीं कर सकता। अगर आपको आनंद लेना है तो आपको खुद ही आनंद लेना पड़ेगा।
आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल सही। और दूसरा एक चीज़ है कि हम लोग तो अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। हाँ, अभी हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले दोबारा इंडिया की तरफ देख रहे हैं। अब आप देखो जी। नेचुरल डाइस, हाँ, नेचुरल फाइबर, ये कहाँ जर्मन जा रहा है, हाँ। और हमारे यहाँ डी ग्रेड, एफ ग्रेड एक्चुअली बहुत लोग इंडिया में डंप कर रहे हैं डंप अपने कर रहे हैं, यहाँ का इसको कपड़ा। ट्रेडिंग सेंटर बना दिया उन्होंने। एग्जैक्टली क्योंकि हमें इतनी ज़रूरत नहीं है जितना कपड़ा आज मार्केट में मैं देखता हूँ, मुझे नहीं लगता किसी को भी इतने कपड़ों की ज़रूरत है। जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर हम मैक्सिमम देखें, अगर हमारे पास 10 जोड़ी कपड़े भी हैं, तो हम आराम से उसके साथ निभा सकते हैं। और दूसरा क्या है कि उसको रिपेयर भी किया जा सकता है। जैसे आप कुछ कपड़ा है आपके पास, हम शायद सस्टेनेबिलिटी को अगर ध्यान में रखें, तो इस कपड़े को वापस धागे में कन्वर्ट कर सकते हैं और धागे से वापस कपड़ा बना सकते हैं। ये नहीं, जो सरकार की जो नीतियां बनी हैं, उन्होंने क्या किया कि मतलब फाइनेंशियल स्टेटस तो बढ़ा दिया लोगों का। जी, जी। और जब फाइनेंशियल स्टेटस लोगों का बढ़ गया, तो वो जो नीड भी उनकी उस हाँ, हिसाब से बढ़ गई। हाँ, पहले हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रॉन्ग वीक था, हाँ। तो बड़ा भाई, अगर घर में 4 भाई बहन भाई है, 6 बहन भाई तो है, कपड़े बड़ा पास खरीदता होते था, जाते सबसे थे। छोटे तक आता था। बिल्कुल, मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी की आज हम बात कर रहे हैं, यही चीज़ सस्टेनेबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण है कि हमने कोई चीज़ बनाई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, ताकि प्रकृति पे उसका बोझ ना पड़े। बोझ ना पड़े। हमने प्रकृति पे इतना बोझ डाल रखा है आजकल कि रोज़ जब भी हमें कुछ चाहिए, हमने नया बना रहे हैं, जब भी कुछ चाहिए नया बना रहे हैं। हमें ये सोचना है कि हमारे जो ये वेस्ट के पाइल्स बढ़ते जा रहे हैं, उनको कौन इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल, बल्कि वो पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दूषित कर रहे हैं। अब मुझे आप लग रहा है देखिए, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे स्किन प्रॉब्लम, हाँ, सोराइसिस प्रॉब्लम, ये क्या है? क्या ये है? वही है, जो बिल्कुल। बनावटीपन आपकी लाइफ है, जो आपका सिंथेटिक फाइबर, आप सिंथेटिक लाइफ जो आपने इन्वॉल्व करते जा मुझे रहे लग रहा है हैं, उसका बाहर से कर जितना भी कपड़ा इम्पोर्ट हम कर रहे हैं, जी, मोस्टली उसमें हमारा प्लास्टिक है। जी, बिल्कुल, सब प्लास्टिक से बना हुआ ही कपड़ा है सारा। बिल्कुल। ये जो कॉटन है हमारा इतना प्यारा इंडिया का, हुँ, वो हम भूलते जा रहे हैं, उसको नहीं हम अपना पा रहे हैं, जबकि बाहर से हम, और ये कॉटन बहुत महँगे दामों में बाहर जा रहा होगा, एक्सपोर्ट हो बिल्कुल। रहा होगा। ये हमारे यहाँ इंडिया में तो ये ज़्यादा मतलब एफ ग्रेड का, हाँ, एफ और जी ग्रेड का ये कॉटन हमारे यहाँ यूज़ हो रहा है। जो ए से लेकर डी तक का जो ग्रेड का कॉटन, वो सारा इम्पोर्ट हो रहा है, वो क्योंकि हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा वो सारा एक्सपोर्ट हो जाता है दूसरी एक्सपोर्ट हो जाता है कंट्रीज़ को। क्योंकि वो ओके, उसकी मतलब कॉस्टिंग, अगर एक शर्ट भी अगर आप लेते हैं, तो हाँ, 4000 5000 की शर्ट आती है, ओके। तो वो तो अपर क्लास से लेगा। लेकिन अगर हम उस पे थोड़ा-सा काम करें और घर में लोग अगर इस चीज़ को बना पाएँ, जी, तो शायद इसकी प्राइस भी हम कम कर पाएँगे इंडियन मार्केट के लिए। बिल्कुल, नेचुरली लेके आएंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी आज हमें जानकारी मिली कि कैसे हम बिज़नेस में भी इस फैब्रिक को सोच सकते हैं, क्योंकि अगर इससे आप कला को जोड़ देंगे, तो इसका प्राइस अमूल्य हो जाएगा। अभी तक ये कपड़ा है, लेकिन अगर इसमें कला आपने जोड़ दी, तो ये कपड़ा नहीं, ये आपकी एक धरोहर हो जाएगी। तो सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो अपने कला के बारे में सोचें, और कला के साथ आपके जो ये मेंटल स्ट्रेस वाली जो प्रॉब्लम है, वो भी आप कंट्रोल कर पाएँगे। तो आज प्रवीण सर से हमने बातें करी, हमें बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि ये चर्चाएँ चलती रहें। और अंत में मैं यही पूछना चाहूँगा प्रवीण सर कि जैसे हम संवाद में कुछ टॉपिक्स के साथ लोगों से चर्चा कर रहे हैं, आप जी। संवाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना रहा है। जी, एक दूसरे के साथ संवाद, जिसे कहते हैं ना, कि जो हमारी बीच में दूरियां आ गई थी, हाँ। उसको सब पास लेके आ रहे हैं। और मैं तो थैंक गॉड ऊपर वाले से भी जो करूँगा, संवाद चैनल हमेशा चलता रहे, 100 साल के, हज़ारों साल चले। बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ मैं कि आपका संवाद एफर्ट से दोनों को, मैडम का भी और आपका भी, जी, बहुत बहुत दिल मन से धन्यवाद करता हूँ कि ये काम एक पुण्य का काम आप कर रहे हैं। जो घरों में दूरियां बढ़ रही है, आपस में बात नहीं हो रही, और आप इसको पास लेकर आ रहे हैं, जी। एक दूसरे का मन के विचार समझा रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। भगवान आपको लंबी उम्र दे और पूरा सहयोग दे। संवाद के मंच पे हम यही कह रहे हैं कि अगर आप अपनों से बात करेंगे, तो आपकी आधी मानसिक जो समस्याएँ आप जिससे जूझ रहे होंगे ना, आप उससे छुटकारा पा लेंगे। प्रवीण सर इसी बारे में कह रहे हैं कि हमने प्रवीण सर को अपने इवेंट में भी बुलाया था, तो वहाँ पर भी जब उन्होंने सारा ताना-बाना देखा हमारा, क्योंकि वहाँ कुछ लोग आर्ट की फील्ड से आए थे, कुछ लोग टेक्नोलॉजी की फील्ड से आए थे, और एक ऐसा परिवार बना था जहाँ हर तरीके के लोग थे। तो हम चाहते हैं आप भी हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए, संवाद परिवार का सदस्य बनिए और एक दूसरे को सपोर्ट करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।